दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में ये सहर बार बार गुजरी है। तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में ये सहर बार बार गुजरी है। वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। हाजिर हूं आपकी पसंदीदा महफिल का आगाज करने के लिए, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आपका दिल बहलाने के लिए जो दास्तानें लेकर आया हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि 2 घंटे के इस सफर को सुहाना बना सकूं। आज का एक अफसाना है हिंदी सिनेमा की पहली रिबेलियस विद्रोही अभिनेत्री यानी रिबेल गर्ल शांता आप्टे का किस्सा। किस बात पे उन्होंने कर दिया था विद्रोह, बताऊंगा आज के शो में। और बताऊंगा राज कपूर से जुड़ी एक घटना। यह घटना तब की है जब राज कपूर थे अप्रेंटिस बॉम्बे टॉकीज में और दिलीप कुमार थे हीरो। दिलीप कुमार को देखकर राज कपूर के मन में ऐसी क्या कुंठा हुई, फ्रस्ट्रेशन आया कि उन्होंने दिलीप कुमार की फिल्म का सेट ही गिरा दिया। कैसे हुआ यह अफसाना भी आज के शो में। और बताऊंगा कि क्यों गुलजार अभिनेत्री सुचित्रा सेन को मैडम या मिसेस सेन की जगह हमेशा सर कहकर बुलाया करते थे। किस वजह से एक्टर ओमपुरी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आज भी पड़ा है फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में। ओमपुरी क्यों नहीं ले गए वो डिप्लोमा आज तक, ये भी बताऊंगा। फिलहाल जुड़े रहिए मेरे साथ और करते हैं आज की महफिल का आगाज। जनाब, सुहाना सफर की शुरुआत आज करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री के किस्से से जिसे हिंदी सिनेमा की पहली रिबेल गर्ल यानी विद्रोही अभिनेत्री कहा जाता है। ये विद्रोही अभिनेत्री थी शांता आप्टे। शांता आप्टे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। शांता आप्टे 30 से 50 के दशक में फिल्मों में एक्टिव रहीं। उनका जन्म 1916 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में सही इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मगर यह जरूर पता है कि उनके पिता स्टेशन मास्टर थे और माताजी को संगीत का बहुत शौक था। माताजी से इंस्पायर होकर ही उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और जब हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया तो उनमें गाने वाले कलाकारों की जरूरत पड़ने लगी। अपने गाने की वजह से ही शांता आप्टे को फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। इसके बाद शांता आप्टे ने पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी को मंथली सैलरी पर ज्वाइन कर लिया। सुनो 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 बन के प्राणी बनी हूँ आज तुम्हारी रानी। सन 1937 में प्रभात के बैनर तले बनी एक फिल्म जिसका नाम था दुनिया ना माने। इस फिल्म में उन्होंने काम किया। यह फिल्म हो गई बहुत बड़ी हिट। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने शांता आप्टे को भी बना दिया स्टार। फिल्म के सक्सेसफुल होने के कुछ वक्त बाद शांता आप्टे हॉलीडेज पर साउथ इंडिया चली गई। दक्षिण भारत के लोगों ने शांता आप्टे जैसी स्टार एक्ट्रेस की, हीरोइन की इतनी खातिरदारी की कि उन्हें अपनी छुट्टियों के खत्म होने का पता ही नहीं चला। जितनी छुट्टियां उन्हें प्रभात फिल्म से मिली थी वो उससे कुछ ज्यादा दिनों तक वहां रह ली। जब वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि कंपनी ने उनकी सैलरी में उनकी एब्सेंस का पैसा काट लिया है। यह बात शांता आप्टे को अच्छी नहीं लगी। दूसरा, शांता आप्टे को यह यकीन था कि पिछली फिल्म की कामयाबी की वजह से प्रभात की अगली फिल्म आदमी में भी उन्हें ही साइन किया जाएगा, लेकिन कंपनी ने ऐसा ना करके उस फिल्म में शांता हुब्लीकर नाम की दूसरी एक अभिनेत्री को साइन कर लिया। अब इन दोनों बातों से शांता आप्टे को इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कंपनी ने उनके इस्तीफे को नामंजूर करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही खत्म करने से इनकार कर दिया। इससे शांता आप्टे का गुस्सा और भड़क पड़ा और उन्होंने प्रभात फिल्म स्टूडियो के गेट पर हंगर स्ट्राइक कर डाली, भूख हड़ताल। इस भूख हड़ताल के दौरान उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके भाई बाबूराव आप्टे बंदूक लेकर उनके पास पहरा दिया करते थे। है अजीब बात ना। शुरू में तो कंपनी को उनके इस विद्रोह से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया और शांता आप्टे अपने फैसले पर अड़ी रहीं, हंगर स्ट्राइक जारी रही,
तो बिगड़ते हालात देखकर प्रभात फिल्म कंपनी को शांता आप्टे के सामने झुकना पड़ा और मजबूरन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना पड़ा। इस घटना के बाद शांता आप्टे को उनके दबंग और विद्रोही रवैये की वजह से रिबेल गर्ल पुकारा जाने लगा। सुहाना सफर के इस पड़ाव पर बात करेंगे राज कपूर की। गुजरे हुए वक्त में मैं आपको बता चुका हूं कि जब राज कपूर फिल्मों में आना चाहते थे तो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में एक मजदूर के रूप में काम दिलवा दिया ताकि वो अपनी शुरुआत जीरो से कर सकें। नो इन्फ्लुएंस, नो जैक, सिर्फ अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर। राज कपूर भी अपने पिता की बात मानकर बॉम्बे टॉकीज में मजदूर के रूप में काम करने लगे। वो लाइट्स भी उठाते थे, सेट की सफाई भी करते थे, सेट को पेंट भी करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इतने बड़े स्टार का बेटा होने के बावजूद वो खाना भी दूसरे लेबर्स के साथ ही खाया करते थे। जिस वक्त राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में एज एन अप्रेंटिस काम कर रहे थे, उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम था ज्वार भाटा। ये दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी। दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों दोस्त थे। राज कपूर और दिलीप कुमार दोनों का परिवार पेशावर का रहने वाला था और इसीलिए दोनों फैमिलीज में गहरी झंती थी। दोनों के पिता भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। अब राज कपूर को कभी कभी लगता था कि मेरा दोस्त जिस फिल्म का हीरो है उस फिल्म के सेट पर मैं कीले ठोकता हूं, मैं मजदूर हूं, सफाई करता हूं, लाइट्स उठाता हूं। ये बात धीरे धीरे राज कपूर को बहुत परेशान करने लगी। मन में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन सा तारी होने लगा कि एक नॉन फिल्मी परिवार का बेटा तो हीरो बन गया और एक स्टार का बेटा होने के बावजूद मैं सेट पर हम्मालगिरी कर रहा हूं। मन ही मन वो इस बात से इतने कुंठित हो गए, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि एक रोज वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने ज्वार भाटा फिल्म के सेट पर हाथ में पकड़ा हुआ हथौड़ा इतनी जोर से मारा कि सेट का कुछ हिस्सा वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। राज कपूर इस घटना का जिक्र करते हुए कहा करते थे कि एक सुपरस्टार के बेटे होने का फायदा उन्हें मजदूर बनने में तो नहीं मिला, मगर जब ये सेट गिरा तब जरूर मिल गया। वो बताते थे कि इस नुकसान के बावजूद बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर्स ने, मालिकान ने उन्हें कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया। वो कहते हैं उनकी जगह कोई और होता तो शायद बॉम्बे टॉकीज वाला उसका बुरा हाल कर देते। खैर, इस घटना के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ सीखने आए हैं, दूसरों को अपने साथ कंपेयर करने नहीं। और भाई हुआ भी यूं ही, जीरो से स्टार्ट करके राज कपूर कहाँ पहुंचे ये प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं अन्नू कपूर खैर मकदम करता हूं आप सब महानुभावों का और कहानी शुरू करते हैं गुलजार और सुचित्रा सेन की। सुचित्रा सेन बांग्ला फिल्मों का इतना बड़ा नाम कि लोग अक्सर उनसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। उनसे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोच लिया करते थे। बड़ी डिग्निफाइड लेडी थी। हर कोई उनके लिए मैडम या मिसेस सेन जैसे संबोधन इस्तेमाल करता था। लेकिन गुलजार साहब इसका अपवाद थे। वो हमेशा ही सुचित्रा सेन को बिल्कुल फौजी स्टाइल में सर कहकर बुलाते थे और सुचित्रा सेन ने भी इस संबोधन को स्वीकार कर लिया था। गुलजार द्वारा सुचित्रा सेन को मैडम की जगह सर कहने की वजह बहुत इंटरेस्टिंग थी। हुआ यूं कि जब सुचित्रा सेन गुलजार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म आंधी की शूटिंग कर रही थीं तो वो गुलजार को अक्सर सर कहकर पुकारा करती थीं। गुलजार को उनका सर कहकर बात करना बड़ा अटपटा लगता था। वो अक्सर सुचित्रा जी को कहा करते थे कि देखिए, मैं आपसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बहुत छोटा हूं, आप मुझे सर कहकर ना पुकारें। गुलजार चाहते थे सुचित्रा सेन उन्हें नाम से बुलाए, गुलजार, लेकिन सुचित्रा सेन इसके लिए अग्री नहीं हुई। इसी बात पर एक रोज गुलजार ने उनसे कहा कि अगर आप मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर सर कहकर ही बुलाती रहेंगी तो आज से पूरी यूनिट भी आपको मैडम नहीं कहेगी, मिसेस सेन नहीं कहेगी, सर कहकर ही बुलाएगी। अब गुलजार के कहने पर फिल्म आंधी की यूनिट के कुछ लोगों ने सुचित्रा सेन को बुलाना शुरू कर दिया। सर, यस सर, ओके सर, प्लीज कम सर। मगर धीरे धीरे वक्त के साथ हर कोई उन्हें सर कहकर एड्रेस करने लगा। डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक उन्हें इसी तरह से बुलाने लगे। सुचित्रा सेन को सर कहने का जो चलन एक मजाक से शुरू हुआ था, फिर वो सारी जिंदगी वैसा ही रहा। सुचित्रा जी के आखिरी वक्त तक गुलजार उन्हें सर कहकर ही बुलाया करते थे। एक बार फिर से मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं हिंदी सिनेमा से जुड़े एक कलाकार का अनकहा किस्सा लेकर। वो कलाकार हैं ओमपुरी। उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से डिप्लोमा कोर्स पास करने के बाद
आज तक अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट वहां से क्यों नहीं लिया। ईयर 1973 में ओम पुरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स कंप्लीट किया और इस कोर्स को पास करने के बाद वो 500 रुपये महीने के वेतन पर वहीं पढ़ाने भी लग गए। उधर उन्हीं के बैच के नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और वो ओम पुरी को भी दिल्ली छोड़कर फिल्म इंस्टीट्यूट में आने का ऑफर करने लगे। ओम पुरी का झुकाव भी फिल्मों की तरफ था, इसलिए वो भी जाना तो चाहते थे, मगर फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, सो मन मारकर दिल्ली में ही बने रहे। अब साहब एनएसडी की नौकरी करते हुए उन्हें कुछ समय के बाद ही लगने लगा कि वो फंस गए हैं। मन तो फिल्मों में जाने का था। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली दूरदर्शन के नाटकों में काम करना शुरू कर दिया और फिर पंजाब सरकार से फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का जुगाड़ करना शुरू कर दिया। अपने कुछ दोस्तों की मदद से उन्हें पंजाब सरकार से स्कॉलरशिप मिल तो गई, अप्रूव हो गई, मगर फंड रिलीज नहीं हुआ। उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे गिरीश कर्नाड। उन्होंने भी ओमपुरी की मदद करते हुए यह सुविधा दे दी कि वो अपनी सहूलियत से फीस जमा करा दिया करें। जब ओमपुरी फिल्म इंस्टीट्यूट के फाइनल ईयर में थे तब पंजाब सरकार ने उनकी स्कॉलरशिप रिलीज की, फंड रिलीज कर दिए। स्कॉलरशिप रिलीज की खबर मिलते ही फिल्म इंस्टीट्यूट के अकाउंटेंट ने उनसे कहा कि भाई अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है, अब अपनी बची हुई फीस जो है 280 रुपये जमा कर दो। लेकिन इत्तेफाक से किसी वजह से ओमपुरी वो फीस जमा नहीं करा पाए और कोर्स खत्म करके बिना डिप्लोमा लिए हुए वो बंबई आ गए। कुछ वक्त पहले प्रकाशित ओमपुरी पर लिखी एक किताब में ऐसा बताया गया है कि जब 1980 में फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्हें एक चिट्ठी मिली कि फीस जमा करा दो, लेकिन ओमपुरी ने फीस देने से साफ इनकार कर दिया। इस किताब में कारण यह बताया गया है कि वो बस इंस्टीट्यूट को कुछ रुपयों का नुकसान पहुंचाना चाहते थे और इसी वजह से फिल्म इंस्टीट्यूट से आज तक अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया नहीं। मगर हमारी रिसर्च टीम ने खुद ओमपुरी से इस घटना की जानकारी ली तो सच सामने यह आया कि इंस्टीट्यूट पास करने के बाद जब वो मुंबई में संघर्ष के लिए आए और जब थोड़ा सा एस्टैब्लिश होने लगे तब वो अपने काम में इतने मसरूफ हो गए कि सर्टिफिकेट की बात उनके दिमाग से निकल गई। और जब सन 1980 में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें कहा गया था कि हम आपकी बकाया फीस का इंटरेस्ट माफ कर देंगे, आप सिर्फ 280 रुपये जमा करवा दीजिए, आपको आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ले जाइए आप। तो कुछ दिनों के बाद वो चिट्ठी ओमपुरी के घर से गायब हो गई और फिर मसरूफियात की वजह से वो भूल भी गए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट के याद दिलाने के बावजूद वहां जा नहीं सके और अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं ला सके। वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको एक धुन सुनाई थी और आपसे पूछा था कि आप बताइए इस पर कौन सा हिंदी फिल्म का गाना बेस किया गया है। एक बार फिर धुन सुनिए। जी समझ में आया? एक हसीना थी, बिल्कुल सही है। एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। बिल्कुल सही। उसके पहले का जो प्रिल्यूड बिल्कुल सेम है, बहुत ऑब्वियस है ये। पर हकीकत ये है कि आपने गिटार का जो पीस सुना उस दिन में वो बजाया था जॉर्ज बेंसन ने। उनके हिट नंबर से ये प्रिल्यूड है, टाइटल था वी एज लव। ये नंबर उनके ग्रैमी अवार्ड विनर एल्बम वीकेंड इन एलए में से लिया गया है। 1978 में रिलीज हुआ था। ये नंबर कंपोज किया था बेंसन के बैंड के कीबोर्ड प्लेयर रॉनी फॉस्टर ने। बिल्कुल, कितना ऑब्वियस है ना। और इसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म कर्ज के लिए इस्तेमाल किया। सुभाष घई द्वारा निर्देशित इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, राज किरण, सिमी ग्रेवाल, प्रेमनाथ और प्राण। गीत आनंद बख्शी के लिखे थे। सब आपको पता पड़ गया है ओरिजिनल कहाँ से है। पटना के मुनीर खान ने सवाल पूछा है कि क्या आप बता सकते हैं कि अभिनेता महमूद कहाँ के रहने वाले थे। तो मुनीर भाई, महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को बंबई में ही हुआ था। 29 सितंबर 1932।
लेकिन उनके पुरखे मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले थे। महमूद के वालिद साहब मुमताज़ अली का जन्म 1912 में हैदराबाद में हुआ था। वो जब 3 साल के थे तो उनका पूरा परिवार सऊदी अरबिया के मक्का शहर में जाकर बस गया था। 1920 में आए जबरदस्त तूफान के बाद मक्का में फैल गई महामारी वबा, जिसमें मुमताज़ अली के माँ बाप और जीजा नूर मोहम्मद समेत हजारों लोग मारे गए थे। परिवार में सिर्फ 9 साल की मुमताज़ अली, उनकी 18 साल की विधवा बहन करीमुन्निसा और करीमुन्निसा की 1.5 साल की बेटी खुर्शीद बचे थे। ये किसी तरह से जान बचाकर पानी के जहाज से चले आए इंडिया। जहाज बंबई पहुंचा तो महमूद साहब के वालिद और उनका परिवार बंबई में ही बस गया, ये सोचकर के अल्लाह ताला ने रोजी रोटी दाने यहीं पर लिखे हैं। मुमताज़ अली साहब की शादी हुई तमिलनाडु से मुंबई आए सैयद साबू जरीवाला की बेटी लतीफुन्निसा से। महमूद मुमताज़ अली और लतीफुन्निसा की दूसरी संतान थे। महमूद साहब फिल्मों में कैसे आए, क्या क्या स्ट्रगल किया, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो आपका सवाल था और जो मेरा जवाब था उससे आप मुतमईन होंगे। मोइन खान ने पटना से सवाल पूछा था। अगर आप भी जो दूसरे श्रोता सुन रहे हैं सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, मन में कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल हमें SMS के ज़रिए भेज सकते हैं। SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र और फिर लिखिए अपना मैसेज या सवाल, हमें भेज दीजिए 55454 पर। और फेसबुक पर मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है facebook.com/सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।